के पत्रकार छायाकार मित्र बंधुओं का धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोग यहां पर हमारी बात सुनने के लिए आए हैं। हमारे यहां के प्रेस के इंचार्ज प्रवक्ता पंकज जी भारद्वाज ने सारी आपके सामने बात बताई है। तो आज का मुख्य विषय 17 तारीख को हरियाणा के ऐतिहासिक नगर जींद के अंदर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हरियाणा को बहुत सी सौगातें देने के लिए आ रहे हैं। आज हरियाणा प्रदेश उत्तरी भारत के सबसे विकसित राज्यों के अंदर गिना जाता है। इसका श्रेय जाता है 2014 के बाद से। अगर कार्यकाल की मैं बात करूं, पहले पूर्व के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने समय में अलग अलग भूमिकाएं निभाई हैं, और पूर्व के मुख्यमंत्रियों की अगर चर्चा करूं तो चौधरी बंसी लाल को विकास पुरुष के नाम से हरियाणा प्रदेश में जाना जाता है। बीच के कालखंड में हरियाणा प्रदेश में भाई भतीजावाद और जातिवाद की राजनीति चलती रही, जिसके कारण हमारे प्रदेश की जो प्रगति होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। लेकिन 2014 के बाद से जब मनोहर लाल जी पहली बार स्वतंत्र रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया बने, उन्होंने बहुत सी नई शुरुआतें की प्रदेश के अंदर। पारदर्शिता, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ उन्होंने अपने कार्यकाल की शुरुआत करते हुए सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ हरियाणा में सरकार चलाई, और आज उसके बहुत ही अच्छे और प्रेरक परिणाम हमारे बीच में हरियाणा प्रदेश में हैं। आज हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी हैं, जिनके व्यवहार और कार्यशैली के प्रधानमंत्री जी भी प्रशंसक हैं, और पूरे देश के अन्य मुख्यमंत्री भी उनकी कार्यशैली के प्रशंसक हैं। मैं विषय को छोटा करते हुए कहना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश आज 2014 के बाद से, जब से बीजेपी की कमांड आई प्रदेश में, एक विकसित राज्य के रूप में अपनी पहचान बना चुका है, और हरियाणा निवेश का एक आकर्षक बिंदु बना हुआ है। प्रधानमंत्री जी का हम इसलिए धन्यवाद करते हैं सबसे ज़्यादा कि देश में जब भी कोई नया विज़न उन्होंने शुरुआत की, जैसे मैं कहूँगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, वो हरियाणा की धरती से उन्होंने शुरुआत की। उसके बाद 1 रैंक 1 पेंशन, वो उन्होंने हरियाणा की धरती से शुरुआत की। हरियाणा में रेल कॉरिडोर केएमपी के साथ साथ जो एक प्रदेश के विकास में बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, उसकी शुरुआत एक किस्म से वो बिजनेस कॉरिडोर है देश की राष्ट्रीय राजधानी के बिल्कुल साथ में लगता हुआ। उसकी शुरुआत हरियाणा प्रदेश में प्रधानमंत्री जी के विज़न के अनुसार हुई, और आप देख रहे हैं 2014 के बाद से 152D ने हमारे प्रदेश का स्वरूप बदल दिया। आज मैं महम का रहने वाला हूँ। खरकड़ा गांव से अगर राइट को मुड़ जाते हैं तो 3 घंटे में जयपुर चले जाते हैं, और निंदाना गांव से लेफ़्ट को मुड़ जाते हैं तो 3 घंटे में चंडीगढ़ चले जाते हैं, जो 6 और 7 घंटे का रास्ता था। उसके अलावा हमारे प्रदेश से होकर जम्मू कटरा रेलवे ने वो अपना एक्सप्रेस वे निकाला गया है, जिससे प्रदेश में एक बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर को मदद मिलने वाली है। उसके साथ साथ जिन परियोजनाओं का प्रधानमंत्री जी शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं, उन्हीं में NH 352A, जो अम्बाड़ा कालेअंब कॉरिडोर जिसको बोलेंगे, उसकी शुरुआत की जा रही है। इसके साथ साथ कनेक्टिविटी को और भी बेहतर बनाने के लिए बीकानेर, सिवानी और सोनीपत एक एक्सप्रेस वे हरियाणा प्रदेश को उसी दिन ये सौगात मिल रही है। मेडिकल कॉलेज का विस्तार किया जा रहा है। मेरा कहने का मतलब है, जींद हरियाणा का हार्ट है, बीच के अंदर पड़ता है, और जींद के चारों तरफ जो है, बीच में एक लोड फैक्टर आने के बाद चारों तरफ एक विस्तार जो होगा, उसमें रेलवे का नेटवर्क, हाईवेज़ का नेटवर्क, हिसार के अंदर हमारा कार्गो एयरपोर्ट का विकास किया जा रहा है, उसका नेटवर्क, यानी हवाई भी और
सड़क मार्ग भी और रेल मार्ग भी, तीनों के अंदर हरियाणा को विशेष सौगातें दी जा रही हैं। उसके साथ साथ सबसे बड़ी जो बात इस रैली की है, प्रधानमंत्री जी एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है हरियाणा को दे रहे हैं। आप सबको पता है कि पानी का जो फार्मूला है वो H2O होता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिला के 2:1 के अनुपात से तब पानी बनता है। तो ये पहली ट्रेन एशिया में प्रधानमंत्री जी इसकी हरी झंडी दिखा के शुरुआत कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी है कि ये सम्मान भी प्रधानमंत्री जी हरियाणा को ही दे रहे हैं। जो वो ट्रेन चलेगी उसमें पानी के सिवाय कोई दूसरा घटक नहीं होगा एनर्जी का। पानी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग अलग करके हाइड्रो पावर से जो है वो ट्रेन को ताकत मिलेगी, उसी से उसको गति मिलेगी, उसी से वो चलेगी। उसमें ना बिजली का प्रयोग होगा बाहर की बिजली का, ना उसमें कोयले का प्रयोग होगा, ना किसी तेल का जैसे डीजल या पेट्रोल का प्रयोग होगा। यानी पूरी तरह से पर्यावरण अनुकूल प्रधानमंत्री जी का ये विज़न है कि हमारी अर्थव्यवस्था में से सबसे बड़ा एक हिस्सा जो जाता है फॉरेन करेंसी के रूप में, वो तेल की खरीद पर और खाद की खरीद पर जाता है। यूरिया हमारा सारा बाहर से आता है, क्रूड ऑयल सारा बाहर से आता है। तो जब ये दोनों चीज़ों की तरफ प्रधानमंत्री जी का ध्यान गया तो उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बहुत बड़ा काम किया, सूर्य घर योजना चालू की। और आज आप देख रहे हैं बहुत से सरकारी संस्थान, प्राइवेट संस्थान, हर संस्थान की छत जो है सोलर प्लेट से पूरी तरह से कवर्ड मिलेगी। आज कोयले से जो बिजली उत्पादित होती है उसके ऊपर 30% निर्भरता हरियाणा प्रदेश में कम हो गई है, क्योंकि कोयला तो एक न एक दिन ख़त्म होने वाली चीज़ है। सूर्य तो जब तक सृष्टि रहेगी तब तक सूर्य रहेगा, उससे तो एनर्जी मिलती ही रहेगी। दूसरी विंड एनर्जी जो राजस्थान में ज़्यादातर उसका प्रधानमंत्री जी ने विकास किया है, और हाइड्रो एनर्जी जो एक नया कंसेप्ट आया है, उसके साथ साथ ई व्हीकल्स का कंसेप्ट जो दिया है। आज आप देख रहे हो हर कंपनी अपने व्हीकल्स को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रूप में दे रही है। उत्सर्जन हो जो पर्यावरण के अनुकूल रहे गैस, हमारा वातावरण, उसकी ओर प्रधानमंत्री जी ने ध्यान दिया है ताकि बीमारियों से हमें मुक्ति मिले, क्योंकि प्रदूषण ही बीमारी की सबसे बड़ी जड़ है। और उसके साथ साथ वन्य अभियान प्रधानमंत्री जी के विजन से चला है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये हाइड्रो ट्रेन की शुरुआत और 2 नए एक्सप्रेसवे, एक का तो उद्घाटन हो जाएगा इसका कटरा का तो, और काला अम्ब और ये अम्बाड़ा का इसका शिलान्यास हो जाएगा, और बीकानेर शिवानी सोनीपत कॉरिडोर इसका भी शिलान्यास हो जाएगा। तो हरियाणा प्रदेश जो है निवेश के लिए सबसे एक आकर्षक राज्य के रूप में अपना स्थान बनाएगा। और जैसा आप सबको पता है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ईमानदारी और शराफत के लिए जाने जाते हैं, और किसी भी निवेशक को जो सबसे बड़ी चीज़ आकर्षित करती है वो यही करती है कि ऊपर जो सरकार के मुखिया हैं वो ईमानदार हों, ताकि जो वो निवेश करें उसमें कोई पारदर्शिता हो और साथ के साथ रिश्वतखोरी ना हो, उनको ब्लैकमेलिंग ना हो। तो एक स्वस्थ वातावरण हरियाणा को ये मिलने जा रहा है। तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि ये रैली पूरी तरह से इको फ्रेंडली होगी। इसमें कोई भी व्हीकल डीजल का या पेट्रोल का नहीं जाएगा। जितने व्हीकल्स में हमारे कार्यकर्ता जाएंगे वो सारे के सारे या तो ई व्हीकल्स होंगे और या सीएनजी गैस के होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का ऊपर से आदेश है कि जब हम एक हाइड्रोजन ट्रेन की शुभारंभ कर रहे हैं तो हम वहाँ पर व्हीकल्स भी ऐसे ही लेके जाएं, ऐसे अवसर के ऊपर जो हानिकारक गैस का उत्सर्जन ना करें, जिससे पर्यावरण फ्रेंडली वातावरण रहे। तो हमारे सारे कार्यकर्ता सीएनजी बसों में जाएंगे, सीएनजी छोटे व्हीकल्स में जाएंगे या ई व्हीकल्स में जाएंगे। और पूरे हरियाणा प्रदेश में 2 बार जींद में मीटिंग हो चुकी है। मैं स्वयं मीटिंग में था, सभी को बुलाया था पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने। बहुत ज़्यादा रैली को लेके उत्साह है और हरियाणा से लाखों लोग उसमें हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं। जब सर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि ये लाइन जो है जींद से लेकर सोनीपत तक हमने भी साई थी, तो
तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कुछ अपनाते दबाते सौगात देते हरियाणा को। देखो बात ये है जी, कोई आदमी अब ये बार बार ये भी कहते हैं कि हमने रोहतक से झांसी रेल लाइन का भी हमारा ही विचार था। लाइन बिछा सकते हैं, मैं मान लेता हूँ, उन्होंने बिछवाई होगी, लेकिन ट्रेन किसने चलाई? लाइन बिछा के छोड़ दें, अब खंभे गाड़ के छोड़ दें और उनमें करंट हो ही ना, तो उन खंभों की उपयोगिता क्या है? कितने दिन तक ये लोग झांसी और रोहतक रेल की बात करते रहे, लेकिन चली कब? जब बीजेपी की सरकार आई। कितने दिन तक आप पिछले अखबारों की मैं आपको कटिंग दिखवा सकता हूँ। भूपेंद्र हुड्डा का जो बेटा है दीपेंद्र, जलेबी चौक जिसको हम बोलते हैं, हम बहू के अंदर, हर महीने वहाँ पर खड़े होकर कहता मैं अधिकारियों को चेतावनी देता हूँ 1 महीने के अंदर इस रोड की इसमें परिचालन शुरू कर दिया जाए, लेकिन नहीं चला वो रोड। जब 2014 में मनोहर सरकार बनी, उसी के बाद उसके पुल पूरे हुए, उसके बाद उसके कट पूरे हुए और उसी के बाद उसके ऊपर आवागमन शुरू हुआ। यहाँ से चंडीगढ़ तक आपको याद होगा, हर शहर के अंदर एक बार नीचे उतरो, फिर पुल के ऊपर चढ़ो, फिर नीचे उतरो, फिर पुल पर चढ़ो, सारे पुल अधूरे पड़े थे। 2014 के बाद से सारे के सारे पुल तैयार हो गए। किसी परियोजना की घोषणा कर देना, शुरुआत कर देना, ये कोई उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि तो वो है कि परियोजना को पूरा करके जनता को समर्पित कर दिया जाए। हरियाणा में पानी की कमी है, जबकि 9 लीटर पानी में बनेगी जो बनाए हुए हाइड्रोजन गैस, उसके लिए कहाँ तक, क्योंकि हरियाणा में तो पानी की किल्लत है। देखिए, पिछले लंबे समय से पानी के ऊपर हरियाणा प्रदेश में केवल मात्र राजनीति होती रही, गंभीरता से प्रयास किसी ने नहीं किए। अगर किए तो चौधरी बंसीलाल ने किए थे। उसके बाद कोई मुख्यमंत्री जो है पूरी तल्लीनता के साथ और ईमानदारी के साथ काम नहीं शुरू कर सका। और ख़ास तौर पर मैं चौटाला परिवार को कहूँगा कि इन लोगों ने जितना हरियाणा का नुकसान किया है उतना किसी राजनीतिक परिवार ने नहीं किया है। इन्होंने पानी को मुद्दा बना के रखा, लेकिन उस मुद्दे का हल नहीं निकाला। अगर मुद्दे का हल निकल गया तो फिर इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, 1 मिनट में बता दें। जब चौधरी, मैंने बंसीलाल का जिक्र किया, बीच में जो मुख्यमंत्री आए वो राजनीति तो करते रहे, लेकिन उसके ऊपर जो काम करना चाहिए था, 2014 में जब मनोहर लाल जी आए तब सुप्रीम कोर्ट में अर्ली हियरिंग के लिए हरियाणा सरकार ने केस डाला कि इसको जल्दी से जल्दी सुनवाई करके हमारे हरियाणा को पानी दिया जाए, और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया जिसका आप जिक्र कर रहे हो। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा से मैं एक सवाल करता हूँ, कांग्रेस के ये मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर था और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। कैप्टन अमरिंदर ने पंजाब की विधानसभा में प्रस्ताव लाके तमाम हरियाणा के जो SYL के संबंध में समझौते हुए थे उनको निरस्त कर दिया, और उस नहर को जितनी उसके पंजाब के इलाके में खुदी हुई SYL का जो टुकड़ा था उसको वापस मिट्टी से भरवा दिया। उसी कैप्टन अमरिंदर को भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने साथ लेके जाट आरक्षण के लिए तो चला गया मनमोहन सिंह के पास कि हमारे को आरक्षण दो, और मैं किसी जाति से कोई वो नहीं है द्वेष, आरक्षण के लिए जाओ। लेकिन मुख्यमंत्री तो किसी एक विशेष जाति का होता भी नहीं है, मुख्यमंत्री तो पूरे प्रदेश का होता है। उसको ये चाहिए था, जिस दिन कैप्टन अमरिंदर ने तमाम समझौतों को निरस्त किया पंजाब की असेंबली में प्रस्ताव लाके, उसी दिन उसको सोनिया को ये कहना चाहिए था कि कांग्रेस में या तो कैप्टन अमरिंदर रहेगा या मैं रहूँगा, वरना ये समझौते दोबारा इम्प्लीमेंट करो और हरियाणा को उसका पंजाब के रास्ते से पानी मिलना है उसका हिस्सा दो। उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी, केवल मात्र राजनीति करते रहे। अगर गंभीरता से प्रयास हुए चौधरी बंसीलाल के बाद तो मनोहर लाल जी ने प्रयास शुरू किए, और आज केंद्र सरकार भी और हरियाणा सरकार भी और हमारे पड़ोस की जो सरकारें हैं, अब जैसे राजस्थान सरकार के साथ हरियाणा का एक समझौता हुआ है, पाइपलाइन के माध्यम से 34,500 करोड़ की परियोजना का वो भी शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री जी, जो पंजाब के जैसलमेर तक पानी ले जाएगी। हरियाणा का जो भिवानी महेंद्रगढ़ का है उस इलाके को कवर करते हुए
और चूरू झुंझुनू को कवर करते हुए आगे बीकानेर जैसलमेर तक पंजाब को पानी मिल जाएगा। आज के समय में जब फ्लड का समय होता है और व्यर्थ में पानी जमुना में जाता है, वो समुद्र में जाके चला जाता है, रास्ते में बाढ़ का क्षेत्र बढ़ जाता है, बाढ़ का क्षेत्र, लोगों की फसलें खराब हो जाती हैं। बिहार में, उत्तर प्रदेश में तो प्रचंड रूप धारण कर लेती है गंगा जमुना प्रयागराज में मिलने के बाद। उन क्षेत्रों को बाढ़ से मुक्ति मिलेगी और ऐसे समय में उस पाइपलाइन के जरिए राजस्थान के क्षेत्र में पानी चला जाएगा, मरुस्थल एरिया में, वहाँ स्टोरेज के लिए भी बनेंगे, ताकि साल के जो अगले आने वाले महीने हैं बिना बारिश के, उनमें राजस्थान को भी पानी मिलता रहे, हरियाणा के भी सूखे इलाके को पानी मिलता रहे। ऐसे गंभीर प्रयास हरियाणा और राजस्थान की सरकार ने केंद्र सरकार के सहयोग से शुरू कर दिए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मनोहर सरकार आने के बाद ईमानदारी से हरियाणा के समुचित और सर्वांगीण विकास के लिए कामों की शुरुआत हुई और उनको आगे बढ़ा रहे हैं हमारे नायब सिंह सैनी जी। SYL का भी कोई हल होगा, क्योंकि गेंद जो है केंद्र सरकार के बारे में है SYL। अब देखिए, बात ये है, ये फेडरल गवर्नमेंट है। अब पंजाब के अंदर आप पार्टी की सरकार है, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं फेडरल स्ट्रक्चर में, वो स्टेट के इशू होते हैं। जैसे अगर कानून व्यवस्था की भी बात लें, वो स्टेट इशू है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। वहाँ पर जब तक के प्रदेश सरकार डिमांड नहीं करेगी पैरामिलिट्री फोर्सेस की, तब तक हम वहाँ भेज भी नहीं सकते। कुछ काम ऐसे हैं जो फेडरल स्ट्रक्चर में संविधान के मुताबिक को स्टेट के इशू होते हैं। चाहिए थे उसी टाइम जब तीनों स्टेटों में एक ही पार्टी की सरकार थी, वो सबसे बेहतरीन मौका था इस इशू के सुलझाने का। आज वहाँ पर आप पार्टी की सरकार है, उनकी नीयत नहीं है। जिस दिन वहाँ पर बीजेपी की सरकार होगी, हरियाणा में बीजेपी की रहेगी और केंद्र में भी रहेगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, उसी दिन SYL का मुद्दा सॉल्व हो जाएगा। दुष्यंत चौटाला ने आज कहा कि चंदक को पानी दिया जा सकता है उस योजना के तहत, पहले भी 1-2 गाँव को दिया गया है। तो बीजेपी के इसमें अब ग्रुप क्या है कि वो स्कीम के तहत कहते हैं नहीं दे सकते, लेकिन पहले भी दिया गया है। देखिए, बात ये है, ये टेक्निकल इशू है और चौटाला परिवार हर चीज़ के ऊपर राजनीति करता है। अब अगर एक पॉइंट से टी लगा के एक जगह के आप पानी दे दो, तो अगले लोग भी डिमांड करेंगे, उससे अगले भी करेंगे, तो फिर लास्ट पॉइंट तक तो पानी जा ही नहीं पाएगा। और दो लोगों ने क्या दोष कर रखा है? उनको पानी पीने के लिए चाहिए, सरकार जरूरी नहीं भाई वही पॉइंट लें और आगे के लोग डिप्राइव हो जाएं। सरकार उनको पानी भी, बिजली भी, सिंचाई का भी जितना हिस्से का आ सकता है उतना देने के लिए तैयार है, दे रही है। लेकिन कुछ लोग इसको राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, और राजनीतिक मुद्दा जब बढ़ाने की कोशिश की जाती है, कुछ समय के लिए लोगों को भ्रमित किया जा सकता है, लेकिन सदा के लिए किसी को भ्रमित भी नहीं किया जा सकता। आपको ध्यान होगा 1987 में चौधरी देवलाल को जो प्रचंड बहुमत मिला, 90 में से 85 विधायक, आज तक इतनी परसेंटेज हिंदुस्तान में ना किसी की आई, कोई आने की उम्मीद भी नहीं है। लेकिन जब जनता की कसौटी के ऊपर खड़े नहीं उतरे वो लोग, कहा कुछ और किया कुछ, तो केवल मात्र 4 साल में 1991 में 16 सीटों के ऊपर सिमट गए। हमारा लोकतंत्र बहुत परिपक्व है, लोग बड़े विजिलेंट हैं, सच्चाई को अच्छी तरह से समझते हैं कि किसका कहने का पर्दे के पीछे क्या मतलब है, वो राजनीति कर रहा है या सच्चे मन से लोगों को पानी दिलवाने की कोशिश कर रहा है। और इस परिवार के ऊपर से तो जनता का विश्वास पूरी तरह से उठ चुका है। ये मैं आज आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कहता हूँ, इस परिवार का राजनीतिक भविष्य हरियाणा से समाप्त हो चुका है। एक गुड़गांव में एनकाउंटर हुआ है जिसमें 2 नाबालिग बच्चे भी थे। ये जो गैंग कल्चर है, इसमें नाबालिगों का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है हरियाणा के तौर पर देखते हैं, इसको कितना गंभीर मानते हैं? देखो, बात ये है, एक उम्र का ऐसा पड़ाव आता है जब आदमी में जोश तो होता है लेकिन होश नहीं होता है, और ऐसे उम्र के पड़ाव में दिग्भ्रमित होने के बहुत बड़े चांस होते हैं। और ऐसे लोग जो ये कुकृत्य करते हैं, वो ऐसे नासमझ बच्चों को शिकार बना लेते हैं। मरेंगे तो वो बच्चे मरेंगे, अगर स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा तो पैसा उनके पास आ जाएगा। तो
काफ़ी चिंताजनक है। मैं तो अपने जितने अभिभावक हैं, माँ बाप, उनसे यही कहूँगा कि असली जो फसल है उनकी वो अपनी औलाद होती है, उसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए, उसको अपनी नज़रों के दायरे के अंदर रखना चाहिए ताकि किसी बुरी संगत में ना पड़े। एक बच्चा, इकलौता बेटा, वो कहीं भी अगर रास्ता भटक के गोली का शिकार हो गया तो परिवार तो सदा के लिए बर्बाद हो गया। माँ बाप के पास तो सिवाय रोने के और कोई चारा नहीं रह गया। काफ़ी चिंताजनक मामला है ये। लेकिन मैं सभी माँ बापों को ये कहता हूँ, देखिए, अगर आदमी ताशों की टोली में बैठा है और उससे कोई पूछे भाई तेरा बेटा कहाँ है, अगर वो ये जवाब देता है भाई मुझे नहीं पता, यहीं घूमता होगा कहीं, तो इसका मतलब वो माँ बाप की भूमिका नहीं निभा रहा है। तो रडार में रहना चाहिए बच्चा, उसकी नज़र में रहना चाहिए ताकि बच्चा कहीं रास्ता ना भटके। मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे बताया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1, जब पानी बनता है बाष्पीकरण होगा, ठंडे से टकराएगा तो पानी बनेगा। एक बार इस पे प्रकाश डालिए कि पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों चीज़ें किस तरह से मतलब बनाए। देखो, ये टेक्निकल है, मैं ज़्यादा टेक्निक का तो मुझे इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन ये है कि केवल मात्र पानी ही एनर्जी का सोर्स होगा और उस पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करके उस गैस के माध्यम से ट्रेन का संचालन होगा। ये पहले यूरोप में हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन किया गया था, लेकिन इसकी जो कॉस्ट है ना चलने की, वो बहुत ज़्यादा है। देखो बात ये है, नहीं हो पाया ये। देखो बात ये है, यूरोप ठंडा इलाका है और हमारा गर्म इलाका है। एक तो हमारा वाष्पीकरण ज़्यादा जल्दी होता है, दूसरी बात, अगर हम 2 पैसे ज़्यादा लगा के 2 रुपये ज़्यादा खर्च करके अगर पर्यावरण को बचा लेते हैं तो प्रदूषण की वजह से जो बीमारियां हो रही हैं उनके ऊपर जो कम खर्च आएगा वो मेरी समझ में इस कॉस्ट से कम ही पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है।